दोस्तों, और आज हम फिर अपनी कंटिन्यूस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यूपी पीसीएस के लिए जो टारगेट टॉपिक से सीरीज चल रही थी, उसी पे रिवीजन सीरीज़ है ये, उसी पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको। तो आज हम कुछ प्रमुख टॉपिक आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं किन किन टॉपिक्स पे आप विशेष ध्यान दीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री की यानी कि प्राचीन इतिहास की पहली वीडियो मैंने डाल दिया था, उसको आप देख लीजिए। उसमें क्या क्या आपको बताया गया पढ़ने के लिए। ये दूसरा वीडियो, और यहाँ से प्राचीन इतिहास हमारा समाप्त हो जाएगा। तो कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो ये था बौद्ध और जैन हो गया था। इसके अलावा भी अन्य धार्मिक संप्रदाय थे, जैसे आजीवक संप्रदाय, अक्रियावादी संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय, नियतिवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय और भागवत धर्म। ठीक है, तो इनके संस्थापक कौन थे और क्या इनका विचार था, क्या इनसे रिलेटेड कोई बुक है, तो इनके बारे में भी आपको मेजर ये ध्यान रखना है, इनके संस्थापक कौन थे और इनका प्रमुख विचार क्या था। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई बार मिलाने के लिए भी आए। अब आता है भागवत धर्म। भागवत धर्म के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जा रहे हैं, इस समय ट्रेंड पे भी चल रहे हैं कि भक्ति के कितने रूप हैं। भागवत धर्म में जो भक्तों के रूपों की जो संख्या है वो क्या है, और भागवत धर्म का प्रथम बार उल्लेख कहाँ पर हुआ है, कब इसके संरक्षक कौन थे, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। या इस पर संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे बेसनगर का गरुड़ स्तंभ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि वहाँ से प्रश्न लगभग आते हैं। और भागवत धर्म में ही कृष्ण भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं, जो हमारे कृष्ण को उपासक है, यानी कि जो हमारे कहलाते हैं अलवार संत, इनकी संख्या कितनी थी, इसमें महिला संख्या कितनी थी। ठीक है, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। शैव संप्रदाय में भी सेम यही है कि उसमें भी ये पूछा जाता है कि कुल संख्या कितनी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। शैव संप्रदाय किससे संबंधित है, या इसे नयनार संप्रदाय ही कहते हैं, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इसके अलावा आता है शाक्त धर्म कहाँ कहाँ पर है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको देखना है जो हमारे प्रमुख ग्रंथ थे, जैसे रामायण, महाभारत, इसके प्रमुख जो भी खंड थे, उस खंड में या कांड जो था उसमें प्रमुख वर्णन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। रामायण के और रामायण के अन्य नाम क्या हैं, इसके बारे में। तथा इसके साथ साथ संस्कृत से तमिल में अनुवाद किसने किया, इसके बारे में आपको भी पढ़ना है। और इनका तो सभी आप लिख लीजिए। मिडिवल हिस्ट्री में भी अगर कोई फारसी में अनुवाद कर रहा है या इंग्लिश में अनुवाद हो रहा है, तो उसके बारे में भी मेंशन कर लीजिए, रामायण और महाभारत, तथा इनके अन्य नाम क्या हैं। और रामायण के प्रमुख कांड में से जो भी, जैसे कनिष्का कांड है, इसको कई बार पूछा गया है। महाभारत से भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सा पर्व है, कितने पर्व डिवाइड है महाभारत, तो ये बेसिक जानकारी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा अन्य धार्मिक संप्रदाय से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन पॉइंटों को आप कवर करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपद जैसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन से थे और जैन धर्म के ग्रंथ कौन से थे, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों के नाम, राजधानी, शासक, और यदि कोई नदी उसके आसपास से निकल रही तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना है कि महाजनपद में जो गणतंत्र व्यवस्था लागू थी वो कौन कौन से जनपदों में थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना, इन महाजनपदों में से बुद्ध ने के समकालीन किन किन महाजनपदों में बुद्ध ने यात्रा की थी, और उत्तर प्रदेश में इन महाजनपदों में से कितने जनपद स्थित हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद जब महाजनपद में फिलहाल इतना ही आएगा। हालांकि इस बार पीसीएस के मेंस में 2024 का जो मेंस हुआ था, उसमें यहाँ से एक प्रश्न आया था लोकतंत्र के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा या दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मेंस में भी आया था, और ये प्री में तो लगभग एक आता ही है, अल्टरनेट लगभग चलता रहता है। इसके बाद फिर आता है मगध। मगध हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ से लगातार आपके प्रश्न आते हैं। जैसे इसका प्रमुख वंश कौन सा था, शुरुआत कहाँ से होती है, तो हर्रैक वंश के बारे में आपको पढ़ना है। हर्रैक वंश के बारे में आपको पढ़ाएंगे बिंबिसार को और अजातशत्रु को और
उसके बाद फिर आता है शिशुनाग वंश। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार के समय जो वैद होता है जीवक, क्योंकि बिंबिसार जो है बुद्ध के समकालीन है, उसका जो वैद है जीवक, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए, तो इनको भी आप अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिए। अजातशत्रु के बारे में भी जो भी महत्वपूर्ण आपको 5 से 6 फैक्ट लग रहे हैं उनको आप लिखिए और उनको याद करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद फिर शिशुनाग वंश है, इसके बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद फिर आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश, दूसरा आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसके अन्य नाम क्या है, इसके समकालीन राजा कौन थे, इसने जो मौर्य वंश की स्थापना की किसका सहयोग मिला, और उस पीरियड में लिखी गई जो बुकें थी उनके बारे में, तथा इसके साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना है कि उस समय समाज कैसा था, इस पर भी आपको वर्णन करना है। समाज की जो बुक लिखी गई थी उस बुक में समाज के बारे में भी वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया मौर्य वंश का। यही सारा काम आपको बिंदुसार के बारे में करना है। बिंदुसार के अन्य नाम क्या थे, उसके समकालीन राजा कौन थे, और इसके समय क्या परिवर्तन हुए, किस धर्म के अनुयायी थे, इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है अशोक, अशोक को तो बिल्कुल भी आप छोड़िएगा मत, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसमें तैयार क्या करना है, पहला उसके अन्य नाम क्या थे, उसके प्रमुख शिलालेख कौन से हैं, और उसके प्रमुख जो 14 शिलालेख हैं उन लेखों के अंदर क्या लिखा है, किसके बारे में जानकारी दी गई, और अशोक ने किन किन स्थानों की यात्रा की, कहाँ कहाँ का कर माप किया, किस धर्म का अनुयायी था, उस धर्म में प्रचार के लिए अपने किन किन लोगों को उन्होंने किस किस क्षेत्रों में भेजा, इसके बारे में, प्लस उस पीरियड में लिखी गई कुछ बुक्स। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना कि अशोक की पत्नियां कौन थी, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत विशेष ध्यान देना। और अशोक के जो शिलालेख थे उनकी भाषा पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। देन इसके बाद फिर आता है हमारा, जब अशोक कंप्लीट हो जाते हैं यानी कि मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर ध्यान देना है आपको, मौर्य वंश का जो शासन होता है उसमें प्रमुख कुछ शब्दावलियों से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट का शासक कौन था, प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में भी कई सारे प्रश्न आए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद फिर अन्य आता है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि बीच में और भी कई सारे वंश आए हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उनको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन कुषाण वंश को आप बिल्कुल भी छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कुषाण वंश से प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, कुषाण वंश से अभी रिसेंट में ही एक चरक संहिता से प्रश्न आया जो इनके समकालीन दरबार का प्रमुख था। ठीक है, इनके दरबार का राजवैद्य था चरक, उसने चरक संहिता लिखी है। तो कुषाण वंश यानी कि कनिष्क के बारे में लगभग आपको महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि कुषाण वंश ने ही सर्वप्रथम क्या कार्य चलवाए थे, सोने के सिक्के भी चलवाए थे। इसके विषय में बहुत मतलब जो मेन परिवर्तन हो रहा है इस पीरियड पे उसको आपको विशेष ध्यान देना। और भी क्या है, कनिष्क के समय का सिक्के हो गए, बाल विवाह हो गया, तथा इसके जो प्रमुख समकालीन वैद्य जैसे अश्वघोष हो गया, चरक हो गए, इनके विषय में आपको विशेष जानकारी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री में कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा कला के ऊपर आते हैं, तो इस समय ध्यान दीजिएगा मथुरा शैली स्थापत्य की, मूर्तियों की आप कह सकते हो, और गंधार शैली, इसके अलावा अमरावती शैली भी एक विकसित होती है। ठीक है, तो मेजर हमें मथुरा शैली और गंधार शैली मूर्तियों के लिए ध्यान देना है, और अमरावती शैली, नागर शैली, और ये तुम्हारा क्या नाम है, द्रविड़ शैली, ये जो है मंदिरों के निर्माण की जो शैलियाँ हैं इन पे भी आपको अच्छे से तैयार करना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारा वंश आता है वो गुप्त काल आता है। ठीक है, गुप्त पीरियड के प्रमुख राजा आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और उसके साथ साथ उनकी उपाधियां, उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। हालांकि गुप्त पीरियड में युद्ध के बाद राजाओं ने कई उपाधियां ली हैं, तो उन उपाधियों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस पीरियड में अगर कोई विदेशी यात्री भारत आया है तो उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पीरियड में लिखी गई किताबें, साहित्य पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ। ठीक है, तो साहित्य में आप देख सकते हो कालिदास की प्रमुख रचनाएं, वारामिहिर की, आर्यभट्ट की, ब्रह्मगुप्त की और लीलावती की, इन सारी पुस्तकों को आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा गुप्त काल के बाद फिर आता है आपका भारत।
ठीक है। तो दक्षिण भारत का थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आप चोल, चेर, पांडे और चालुक्य वंश, पहलो वंश, इनके संस्थापक, इनके राजा और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनके बारे में दो तीन फैक्ट आपको लगभग तैयार होने चाहिए। प्लस इस पीरियड में लिखी गई अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है तो उसको भी आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से जो पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं। एक तो मंदिर अंदर अगर कोई निर्माण करवाया बहुत भव्य विशाल, तो उसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी जैसे चालुक्य वंश हो गया, पहलो वंश हो गया, तो इनमें राजाओं का क्रम पूछा गया, ठीक है। किस नदी के तट इनकी राजधानियाँ वगैरह थी, इस पर पूछा गया। एक नदी के तट पे थी भी या नहीं थी, तो इस पर भी आपको ध्यान देना। प्रारंभिक राजधानी कौन थी, अंतिम राजधानी कौन थी, राजधानियों का परिवर्तन जो हुआ चोल, चेर, पांडे, चालुक्य और पहलो में, इसको आपको ध्यान देना। इसके अलावा आपको देखना है पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश और परमार वंश। इनके प्रमुख राजा, उनके कार्य, उनके दरबार में उपस्थित विद्वान, प्रमुख क्षेत्र जिन पर उन्होंने विशेष फोकस किया है, या कोई लड़ाई जैसे बहुत महत्वपूर्ण हुई है, बहुत बड़ा टर्निंग, जैसे एक लड़ाई आती है त्रिकोणी संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य जो होती है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा समय तक इसमें वार चला था, तो ये आप तैयार करने का प्रयास कीजिए। हाँ, एक टॉपिक और रह गया, हर्षवर्धन। आप हर्षवर्धन के बारे में जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन के समय जो भी विदेशी यात्री आए हैं उस पर प्रश्न आता। हर्षवर्धन ने 2 सम्मेलन भी करवाए थे, उन पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जो भी पढ़ा हो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, इन पॉइंटों को आप मेजर इस दृष्टि से जरूर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। आई होप कि लगभग आपके प्रश्न इन्हीं के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे कालिदास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें चोल, चेर, पांडे बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिए प्रसिद्ध है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक राजधानियाँ वगैरह देखिएगा। कल मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास में, ठीक है। और 2 क्लासें हो गई, दोनों में मैंने आपको बता दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मतलब टॉपिक्स थे, जिनसे के बारे में ज़्यादा नहीं, आपको 3-3, 4-4 फैक्ट पता अगर हैं इन टॉपिक्स के बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, तो प्री निकलने में आपकी बहुत आसानी होगी। और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं 4-5, वो आपके काफ़ी अच्छे लेवल पे सही होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से किन किन क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।